हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। मनसब जो कि फारसी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है पद, ओहदा या दर्जा। मंगोल शासक चंगेज खान ने अपने सैन्य प्रशासन का गठन इस अवस्था के अंतर्गत ही किया था। इसकी सेना दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसकी सबसे छोटी इकाई 10 थी और सबसे बड़ी इकाई 10,000 थी। तीसरे और महान मुगल बादशाह कहे जाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सबसे पहले भारत में मनसबदारी व्यवस्था की नींव रखी थी। मनसबदारी व्यवस्था के 3 स्तर होते थे। उमरा जो सबसे छोटे मनसबदार को कहा जाता था, अमीर उमरा ये मध्यम स्तर का मनसबदार होता था, और अमीर आजम जो सबसे बड़ा स्तर का मनसबदार होता था। एक शब्द होता था जात व सवार। जात किसी व्यक्ति को सौंपा गया व्यक्तिगत पद होता था, और सवार किसी भी मनसबदार को कितने घुड़सवार मिलेंगे, घुड़सवार की संख्या ही यह तय करती थी कि किसी मनसबदार के पास कितने सवार हैं। और इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था में ये निश्चित किया जाता था कि दरबार में किसका कितना बड़ा ओहदा है। मनसबदारों को बादशाह से सेवा के बदले नगद वेतन मिलता था, और कुछ लोगों को जागीरें भी मिला करती थी। वेतन पाने वाले मनसबदार को नगदी और जागीर पाने वाले मनसबदार को जागीरदार कहा जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं सम्राट अकबर करते थे। बादशाह अकबर ने 7,000 का मनसब कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ही बनाया था जो उनके विश्वास पात्र रहे थे, जैसे राजा मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा शाहरुख अकबर आदि। राजकुमारों को 12,000 तक का मनसब दिया जाता था। अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली के गुण। यानी मनसबदारी व्यवस्था ने जागीरदारी व्यवस्था के दोषों को समाप्त कर दिया था। मनसबदार बादशाह के प्रति वफादार रहते थे, जिससे विद्रोह की संभावना कम रहती थी। अनेक प्रकार के सिपाही, घुड़सवार, पैदल सेना रखने से अकबर की सेना बहुत ही मजबूत हो गई थी। मनसबदारी व्यवस्था लागू होने के बाद सारी जमीन पर बादशाह का अधिकार था, इसीलिए राजकीय राजकोष में खजाने में वृद्धि हुई, और अच्छा काम करने पर उनका पद और मनसब भी बढ़ाया जाता था। जो मनसबदार अच्छा कार्य करता था और अच्छा प्रदर्शन करता था, उसका मनसब बढ़ाया जाता था सम्राट के द्वारा, लेकिन खराब प्रदर्शन करने पर उनका पद घटाया जा सकता था। इसके अलावा मनसबदारी व्यवस्था पुश्तैनी ढांचे पर काम करती थी, जिससे मनसबदारों के बेटों को नया मनसबदार बनाया जाने लगा। जैसे किसी मनसबदार की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका बेटा अगला मनसबदार बनेगा। तो ये व्यवस्था पुश्तैनी ढांचे पर आधारित थी। अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली के दोष। यानी इस व्यवस्था से क्या क्या दोष उत्पन्न हुए थे प्रशासन के अंतर्गत। तो इस व्यवस्था में फिजूल खर्ची बढ़ गई थी। मनसबदार अपने जीवन काल में बेहद विलासी थे, जिनसे उनका नैतिक पतन हो रहा था। मनसबदार निरीक्षण के समय दूसरे मनसबदारों के सिपाही और घुड़सवारों को दिखा देते थे, और इस तरह प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। मनसबदारी व्यवस्था से जातिगत भेदभाव बढ़ गया था। सवार व जात दोनों प्रकार के सिपाही अपने मनसबदारों के प्रति अधिक वफादार होते थे। उनका सम्राट के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं होता था। मनसबदारों ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने की कभी व्यवस्था नहीं की, और मुगल सम्राटों ने भी इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला और न ही उस तरफ कोई ध्यान दिया, जिसके कारण जो सैनिक होते थे वह अप्रशिक्षित रहते थे, और युद्ध क्षेत्र में उन सैनिकों के माध्यम से इसके अलावा मनसबदारी व्यवस्था में केंद्रीकरण न होने से उनमें एकता की भावना विकसित नहीं हो पाई, जो एक राष्ट्रीय सेना के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। और इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से मुगल सम्राट अकबर ने अपने प्रशासन को केंद्रीकृत किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।